बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अजीज तलबा व तलबात, 2023 के पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हैं। तो पहले हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है कहता है हाउ इज द फिलिप्स कर्व रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व और फिलिप्स कर्व आपस में कैसे रिलेट करते हैं, क्या इनका आपस में ताल्लुक है। ड्राइव द फिलिप्स कर्व ड्राइव करें, फिलिप्स कर्व की इक्वेशन ड्राइव करें फ्रॉम एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन। एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन से फिलिप्स कर्व की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। 10 नंबर का सवाल है। फिर सुन ले, हाउ इज द फिलिप्स कर्व रिलेटेड टू एग्रीगेट सप्लाई, ड्राइव द फिलिप्स कर्व इक्वेशन फ्रॉम द एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन। दूसरा इसका हिस्सा है, कहता है सपोज दैट द मनी डिमांड फंक्शन इज m over p is equal 1000 minus 100 r, where r is the interest rate in percentage में। The money supply m is 1000 and price level is p is 2। तो फाइंड आपने करना है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, assume that the price level is fixed, what happens to the equilibrium interest rate if the money supply is raised from 1000 से 1200। If the central bank wishes to raise the interest rate to 7%, what money supply should it set? तो फिर money supply क्या होगी? Discuss thoroughly the potential remedial measures that could be implemented to address inflation and unemployment issue in Pakistan। पोटेंशियल रेमेडियल मेजर्स यानी क्या काजिज हैं इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये रिमूव कैसे हो सकती है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को। तो ये 3 सवाल है बेसिकली, तो बारी बारी हम करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिलिप्स कर्व कैसे रिलेटेड है जी। फिलिप्स कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई डेरिवेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड रिलेशनशिप। कहता है SRAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड लेवल एंड आउटपुट। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि SRAS यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है प्राइस के साथ और लेवल ऑफ आउटपुट के साथ। और जो फिलिप्स कर्व है वो नेगेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये इन दोनों की डेफिनेशन होगी। अगर देखें जब आउटपुट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, या प्राइस बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, और आउटपुट बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो नेगेटिवली है एक दूसरे के साथ रिलेट। तो प्राइस बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व और जो फिलिप्स कर्व है ये एक दूसरे के साथ कंसेप्चुअली लिंक्ड है। तो इसको हम पहले अपने व्हाइट बोर्ड से सॉल्व करते हैं, इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं। तो ये जरा देखें, एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये रिलेशनशिप होता है आउटपुट का और प्राइस का, और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि प्राइस बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो आउटपुट कम होगी। ये है आपके पास P1, ये P2 और ये P3। इधर से Y1, Y2 और Y3। इसका मतलब कि प्राइस बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगी। अब आउटपुट बढ़ेगी तो लेबर बढ़ेगी, लेबर मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। यानी अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन में जाएं तो हमें पता है ये 0, ये लेबर और ये वाई। ये कि जब आउटपुट बढ़ेगी तो आपको सारी बातें लेबर भी ज्यादा एम्प्लॉय करनी पड़ेगी। तो जब लेबर बढ़ेगी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस प्राइस को डायरेक्टली लिंक करें इस अनएम्प्लॉयमेंट के साथ तो आपके पास क्या आ गया कि प्राइस बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप है प्राइस का और अनएम्प्लॉयमेंट का, ये क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं ये है फिलिप्स कर्व। ये क्या कर्व है?
फिलिप्स कर्व। तो प्राइस का, ये प्राइस और ये अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसका रिलेशनशिप है नेगेटिव। तो ये है शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होती जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी कम होती जाएगी। तो ये तो था जी रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व के प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ये रिलेशनशिप है एग्रीगेट सप्लाई का। ये आउटपुट बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो फिर आप प्राइस को लिंक करें अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कि प्राइस बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, तो ये रिलेशनशिप हो गया फिलिप्स कर्व का। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व रिलेटेड है फिलिप्स कर्व के साथ। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व की मदद से, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है y इज इक्वल y बार प्लस अल्फा इंटू p माइनस पी, ये है सप्लाई की इक्वेशन। कौन सी है जी? सप्लाई की इक्वेशन। आपने इसको ड्राइव करके लेके जाना है फिलिप्स कर्व की इक्वेशन। ये है पाई मतलब प्लस माइनस गैमा यू माइनस यू एन, यानी इस इक्वेशन से आपने शुरू करना है और आपने पहुंचना है इस इक्वेशन तक। इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आपने बनानी है, वो कैसे बनानी है वो हम देखते हैं। तो ये है एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन, ये वाली, और ये वाली है फिलिप्स कर्व की इक्वेशन। ये फिलिप्स कर्व की इक्वेशन है, तो ये आपने बेसिकली बनानी है। तो ये कैसे बनेगी, तो इसके लिए पहले आप इक्वेशन हम सपोज करते हैं, लेते हैं हम लोग y इज इक्वल y बार प्लस अल्फा इंटू p माइनस पी। तो ये y आपकी एक्चुअल आउटपुट है, ये y आपकी एक्चुअल आउटपुट है, ये y आपकी पोटेंशियल आउटपुट है, प्लस अल्फा p एक्चुअल प्राइस लेवल है और p एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है। जब भी आपका एक्चुअल प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी, प्राइस लेवल इन्फ्लेशन आ जाएगा। और जब आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ज्यादा होगी तो फिर आपकी पोटेंशियल आउटपुट ज्यादा हो जाएगी और एक्चुअल आउटपुट कम हो जाएगी। ये बहरहाल सप्लाई कर्व का इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग इन्फ्लेशन की तरफ। तो इन्फ्लेशन याद रखिए, इक्वेशन इक्वल होती है, इन्फ्लेशन इज इक्वल प्लस, इन्फ्लेशन हमारे पास इक्वल होती है पाई फॉर इन्फ्लेशन पी पाई ई प्लस अल्फा इंटू वाई माइनस वाई एन। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब कभी आपकी एक्चुअल आउटपुट आपकी नेचुरल आउटपुट से यानी पोटेंशियल आउटपुट से, ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाली नेचुरल आउटपुट है, जब आपकी एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगी। यानी इफ y is greater than yn, then actual output inflation will be greater than expected inflation। और जब कभी y आपका कम होगा yn से तो आपकी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से कम हो जाएगी। तो ये बहरहाल इन्फ्लेशन का है। ये सप्लाई कर्व की, ये सप्लाई कर्व की इक्वेशन थी। ये है इन्फ्लेशन की इक्वेशन, ये ध्यान में रख लेनी है, ये इन्फ्लेशन की इक्वेशन। इन्फ्लेशन किसके इक्वल है? पाई से हम बुला लेते हैं इन्फ्लेशन। पाई इज इक्वल पाई ई एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन प्लस अल्फा एक्चुअल आउटपुट माइनस नेचुरल आउटपुट, या वाई कैप भी, इसको वाई बार भी कह सकते हैं। तो एक्चुअल आउटपुट, इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। अब आगे है ओकन्स लॉ। इसके बाद है हमारे पास ओकन्स लॉ। ओकन्स लॉ क्या कहता है? ओकन्स लॉ कहता है y माइनस वाई कैप यानी y बार इज इक्वल माइनस
बीटा u माइनस यू एन। ये कहता है कि जब कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये क्या कहता है कि जब भी कभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपका जीडीपी डाउन होगा बाय द प्रोपोर्शन ऑफ बीटा के प्रोपोर्शन से। 1% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो बीटा फीसद जीडीपी डाउन होगी, 1% अनएम्प्लॉयमेंट डाउन होगी तो बीटा फीसद जीडीपी अप होगी। ये है ओकन्स लॉ। ओकन्स लॉ क्या कहता है कि आपका रिलेशनशिप है आउटपुट का, ये आउटपुट है जीडीपी है और ये है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट के। जैसे जैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नेचुरल से, तो आपकी आउटपुट कम होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी वैसे वैसे आपकी आउटपुट भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये ओकन्स लॉ है। अब 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, जरा आप उसको गौर से देखें। पहली इक्वेशन है सप्लाई कर्व की इक्वेशन, y इज इक्वल y बार प्लस अल्फा इनटू p माइनस पी। दूसरी इक्वेशन है इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इक्वल आ गया पाई ई प्लस अल्फा इनटू y माइनस y बार। और तीसरी इक्वेशन आ गई y माइनस y बार इज इक्वल माइनस बीटा इंटू यू माइनस यू बार या यू एन इसको कह लेते हैं। अब सिंपल सी बात ये करनी है कि इन्फ्लेशन में आपने y माइनस वाई कैप की वैल्यू पुट करनी है। y माइनस वाई कैप की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको ला के यहाँ पे पुट कर, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को यहाँ यानी y माइनस वाई कैप की जगह पे हम लोग ये सारी वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो रह जाएगा पाई इज इक्वल पाई ई प्लस अल्फा इनटू माइनस बीटा इनटू यू माइनस यू एन। तो इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आ जाएगा पाई प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा इनटू यू माइनस यू की पावर एन या यू की पावर नेचुरल। अब इसको आप अरेंज कर लें, इसको सिंपल कर लें तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल पाई एक्सपेक्टेड माइनस अल्फा बीटा को हम कह लेते हैं कि ये गैमा है, तो हो जाएगा गैमा इनटू यू माइनस यू एन। तो ये हो गई जी आपके पास फिलिप्स कर्व की इक्वेशन। यही हमने कहा था कि हम यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक पहुंच गए, दरम्यान में ये ओकन लॉ का स्टॉप लेके। तो ये आ गया आपके पास पाई ई माइनस गैमा है, ये गैमा आर नहीं, ये यार गैमा है यू माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आपका कभी एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, यानी एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो, तो आपकी इन्फ्लेशन जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी इफ u इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आप ज्यादा हो, इसकी हम अलग डायग्राम भी बना लेते हैं और फिर आपको इसका अलग व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, पाई इज इक्वल पाई ई माइनस गैमा यू माइनस यू एन। अब जरा ये देखिए, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके पास पाई यानी प्राइस लेवल, और ये है आपके पास नेचुरल रेट। अब ये वाला जो यू है ना, अगर तो ये कम है, अब देखो ये यू कम हो गया ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, तो प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू इज लेस देन यू एन तो इन्फ्लेशन विल राइज। यानी ये अगर नेचुरल रेट से कम आप इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ले गए हैं तो भाई आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर u इज ग्रेटर देन यू एन, यानी यहाँ पे है u, ये है u, तो अब आपका इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएगा। अब प्राइस लेवल आपका कम हो गया, तो यहाँ पे प्राइस लेवल फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्राइस लेवल विल डिक्रीज। तो ये है बेसिकली इसका रिलेशनशिप। इसको हम दोबारा चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे, वहां से शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई का इक्वेशन है। एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन है P इज इक्वल पी ई प्लस अल्फा, मैंने वो आपको दी थी y
कैप इज इक्वल वाई बार प्लस, तो ये उसी से ड्राइव करके इन्होंने ये लिखी है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो यूजिंग इन्फ्लेशन इक्वेशन है पाई इज इक्वल पाई ई प्लस अल्फा वाई माइनस वाई बार या वाई एन। उसके बाद ओकन्स लॉ है वाई एन माइनस वाई एन इज इक्वल माइनस बीटा यू माइनस यू एन। इसको पुट किया, सब्स्टिट्यूट इनटू इन्फ्लेशन इक्वेशन, पुट करने से ये आंसर आपका आ गया, और ये फ्लिप्स कर्व ये बन गया आपके पास। If u is less than un, inflation will rise, or if u is greater than un, inflation will decrease. So this is the expectation augmented Phillips curve. तो ये था वो Phillips curve का कंप्लीट सवाल, कि इन दोनों का रिलेशनशिप भी आ गया और हमने इसकी इक्वेशन भी ड्राइव कर ली। अब अगला सवाल है वो व्हाइट बोर्ड पे ही करने वाला है, हम इसको व्हाइट बोर्ड पे ही करेंगे, तो पहले इसको देख लें। कहते हैं सपोज दैट मनी सप्लाई फंक्शन इज, ये मनी सप्लाई फंक्शन है m ओवर p इज इक्वल है 1000 माइनस 100 r, और जो मनी सप्लाई है नॉमिनल वो है जी 1000 और प्राइस लेवल है 2। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आई, हम इसको अपने व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो वो कहता है जी मनी सप्लाई, मनी डिमांड है आपके पास m ओवर p है 1000 माइनस 100 r, और मनी सप्लाई है आपके पास 1000 और प्राइस है आपके पास 2। तो फाइंड करना आपने, जो पूछा क्या गया है सबसे पहले, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। तो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट के लिए जरूरी है कि मनी सप्लाई और मनी डिमांड इक्वल हो। ये है आपके पास मनी डिमांड और ये है आपके पास मनी सप्लाई, लेकिन आपको पता है मनी डिमांड रियल में है तो मनी सप्लाई भी हम रियल में लेंगे। तो मनी सप्लाई रियल में करने का तरीका ये होता है कि m ओवर p कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 तकसीम 2, तो मनी सप्लाई हो गई 500। तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई को इक्वलाइज करें, मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वलाइज, मनी डिमांड है 1000 माइनस 100 इज इक्वल 500। अब इसको सॉल्व किया, 1000 माइनस 500 और इधर आ गया 100 r, 1000 में से 500 गया तो 500 रह गया, और इधर आ गया जी 100 r, ये 100 इधर आके डिवाइड हो गया, तो रह गया आपके पास 500 तकसीम 100, ये कट गए तो रह गया 5, तो इंटरेस्ट रेट आ गया 5% का। तो पहला सवाल ये हल हो गया कि इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इज इक्वल 5, क्योंकि परसेंटेज में तो 5% ही होगा। दूसरा सवाल वो ये कहता है, दूसरे सवाल में कहता है अज्यूम द प्राइस लेवल इज फिक्स्ड, प्राइस लेवल तो वही रहता है, व्हाट हैपन टू द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इफ मनी सप्लाई इज रेंज फ्रॉम 12000 से 1200। मनी सप्लाई 1200 हो जाए तो फिर क्या असर पड़ेगा, हम इसको दोबारा चेक करते हैं। तो मनी डिमांड तो वही है m ओवर p इज इक्वल 1000 माइनस 100 r, और मनी सप्लाई 1000 से 1200 हो गई, यानी अब ये 1200 हो गया, और प्राइस लेवल तो वही है p इज इक्वल टू, तो रियल मनी सप्लाई m ओवर p इज इक्वल मनी सप्लाई इज इक्वल 1200 तकसीम 2, मतलब ये आ गई आपके पास 600। अब ये है मनी डिमांड, ये है मनी सप्लाई, तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर आ गए। मनी डिमांड आई 1000 माइनस 100 r, मनी सप्लाई आई 600, तो 1000 माइनस 600 बराबर आ गया 100 r, ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 100 r, ये कट के r आ गया आपके पास 4। इसका मतलब कि अब आपकी मनी सप्लाई बढ़ने से आपका इंटरेस्ट रेट कम होके 4 रह गया। अब तीसरा सवाल है इसमें, कहता है अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे 7% कर दे, तो मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, मनी सप्लाई कहां सेट होगी। तो याद रखिएगा कि जहां पर मनी डिमांड होगी वहीं पे मनी सप्लाई आएगी। तो मनी डिमांड थी हमारे पास 1000 माइनस 100 r, गवर्नमेंट चाहती है कि r आ जाए 7 पर,
जब R 7 पे हो जाएगा तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वली आप हो जाएगी। तो मनी डिमांड कितनी रहेगी? 1000 माइनस 100 इंटू 7, तो ये आ गया 1000 माइनस 700, 1000 में से 700 जाएगा तो रह जाएगा 300। तो मनी सप्लाई क्या बनी भाई? मनी सप्लाई बन गई 300। ये ही मनी डिमांड है और ये ही मनी सप्लाई है। तो ये इक्वेशन भी आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो ये है बेसिकली ये दूसरा क्वेश्चन। ये तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में वो कहता है जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिमीडियल क्या होगा, कि कैसे हम इसको काजेज और रिमीडियल्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये हम बस थोड़ा सा मैं रीड ही करूंगा, आपको बताता चलूंगा कि इसका क्या है। कहता है अंडरस्टैंड द की ड्राइवर ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। हम इसमें देखेंगे एनालाइज द रीसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड एंड पॉलिसी रिस्पांसेस, एक्सप्लोर एक्शन रेमेडीज एंड रिफॉर्म्स। रिसेंट इन्फ्लेशन ट्रेंड कहता है पाकिस्तान इन्फ्लेशन 5% था मई 2023 में, और अब ये कम होके हो गया है 10 से भी कम है, 4-5% पे आ गया है अप्रैल 2025 में। हाई फूड एंड एनर्जी प्राइसेस की वजह में एक चीजों के खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा, और एनर्जी प्राइसेस यानी बिजली के बिल बहुत ज्यादा हुए। करेंसी डेप्रिसिएशन, डॉलर का रेट 150 से 250-300 पे चला गया, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आया। सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई, फ्लड आ गया और सप्लाई चेन आपकी कम हुई। काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, एक्सेसिव मनी सप्लाई ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। बिटवीन 2020 से 2023 तक पाकिस्तान की मनी सप्लाई बढ़ी और कितनी हुई है? 9.4 ट्रिलियन पे चली गई। तो जब ये मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई 2023 में, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। दिस सर्ज इन लिक्विडिटी contributed to inflationary pressure, undermining monetary policy efforts to control price levels. एग्रीकल्चर लॉसेस फ्रॉम फ्लड से एग्रीकल्चर लॉस काफी हुए 2022 में जो फ्लड आया था। डिवास्टेड पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर अफेक्टिंग 33 मिलियन पीपल, 33 मिलियन पीपल को, और इसका नुकसान हुआ था 13 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, तकरीबन 4.4 मिलियन एकड़ ऑफ क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। तो एग्रीकल्चर फ्लड की वजह से फ्लड की वजह से एग्रीकल्चर लॉसेस भी बहुत ज्यादा हुए, जिसकी वजह से सप्लाई चेन आपकी डिसरप्ट हुई। Energy sector inefficiencies. Pakistan's energy sector has faced persistent inefficiencies, including underutilization capacity and high transmission and distribution losses. As of the mid-2024, only 33.9% of countries' 48,888 megawatt power capacity was utilized. यानी टोटल कैपेसिटी है पाकिस्तान की 45,000 मेगावाट, और हम सिर्फ यूज कर रहे हैं 33% उसका, यानी तीसरा हिस्सा उसका यूज कर रहे हैं, बाकी सारा अनयूज है, लेकिन उसके पैसे दे रहे हैं हम लोग। लीडिंग टू इंक्रीज कैपेसिटी पेमेंट, इससे कैपेसिटी पेमेंट बढ़ गई, यानी हमारी कैपेसिटी 45,000 की, यूज कर रहे हैं हम 25,000, तो पैसे हम 45,000 के दे रहे हैं, इसको कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट। एंड हायर कंज्यूमर टैरिफ्स, दीज इनएफिशिएंसीज हैव exacerbated inflationary pressure. Global commodity price volatility, global commodity price बढ़ी, Pakistan reliance on imported commodities has made it vulnerable to global price fluctuations. For instance, the country's dependence on imported cola for power generation has exposed it to international market volatility, impacting domestic energy prices and contributing to inflation. Geopolitical tension affecting imports. Geopolitical tension have disrupted Pakistan's trade route, affecting imports and contributing to inflation. For example, India's trade restrictions in response to security concern have impacted Pakistani exports, leading to economic challenge. यानी geopolitical tension की वजह से, पाकिस्तान के साथ टेंशन की वजह से या इंडिया के साथ टेंशन की वजह से ट्रेड रूट्स मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से फिर एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाती है। अब रेमेडीज क्या है? टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को टाइट करें, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करें, मनी सप्लाई को कम करें, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। रिड्यूसिंग बजट डेफिसिट को कम करें, फिस्कल एक्सपेंशन को कम करेंगे, डिमांड कम होगी। इनहैंसिंग टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म, टैक्स बेस बढ़ाएं, जो लोग टैक्स सेक्टर से बाहर हैं उनको इंक्लूड करें। इन्वेस्टिंग इन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें ताकि कैपेसिटी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करेंगे। प्रमोटिंग एग्रीकल्चर रिजिलियंस को प्रमोट करें, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करें, और इसमें
सस्ती बीज, खाद और पेट्रोलियम और डीजल और वाटर रिसोर्सेज को देंगे तो एग्रीकल्चर की प्राइसेस भी जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट पे। अनएम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप क्या है? टोटल वर्कफोर्स है पाकिस्तान की 71.76 मिलियन तकरीबन, और अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल 4.51 मिलियन है, 6.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान का। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट में 11% है, ओवरऑल 14.4% है, और यंग विमेन में। और काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, तकरीबन 2.5% हमारी ग्रोथ है। तो ये इसकी वजह से जाहिर बात है, जब ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा उनको नौकरियां चाहिए होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। 70% ऑफ यूथ बिलो 50 लिटरेसी थ्रेशोल्ड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर सुकड़ है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, -2.9% थी 2023 में। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से भी बढ़ती है। आईएमएफ इम्पोज फिस्कल ऑस्टेरिटी मेजर्स, आईएमएफ ने फिस्कल ऑस्टेरिटी मेजर्स मतलब फिस्कल टाइटनिंग का कहा है कि गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करे। जब गवर्नमेंट अपने अखराजात कम करेगी तो डिमांड कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इससे बढ़नी शुरू हो जाएगी। रेमेडीज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, एग्री अलाइनिंग करिकुला विद मार्केट नीड, यानी आपका करिकुला है जो आपकी करिकुलम है, जो आपकी एजुकेशन है, उसको मार्केट नीड के मुताबिक करें कि जो मार्केट नीड है उस लिहाज से लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं, वही एजुकेशन दें ताकि बच्चे मार्केट में आके फारिग ना फिरे, उनको कोई ना कोई जॉब मिल सके। एक्सपेंडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सपेंड करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सिखाएं, ट्रेनिंग दें ताकि वो अपना काम करें या उनको जॉब अच्छी स्किल लेवल पे मिल सकती हो। इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें। इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम लाइक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें, लोगों को कर्जे दें, सस्ते कर्जे दें, इंटरेस्ट फ्री लोन दें ताकि स्टार्टअप शुरू हो, लोग अनएम्प्लॉयमेंट में कमी ला सके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम ऑफर सब्सिडाइज्ड बिजनेस लोन अप टू 25 मिलियन, 2.5 करोड़ तक के सब्सिडाइज्ड लोन मिल सकते हैं। इंक्लूड स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप $20 बिलियन की 10-year लैंडिंग पैकेज है, तो वो लिया है। कंक्लूजन, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर इंटरलिंक्ड चैलेंजेस, दोनों इंटरलिंक्ड चैलेंजेस है, एक बढ़ेगी तो दूसरी भी उसके साथ लिंक होती है। रिसेंट पॉलिसी मेजर्स शो प्रॉमिस बट नीड सस्टेन्ड इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉमिस तो किए हैं लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स इन क्रूशियल। तो ये था जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।